हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे बेसिक अकाउंटिंग की जो वीडियो है उसका आज हमारा आखिरी वीडियो है। इन वीडियो से आपको जितनी मुझे आशा है आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा इन वीडियो से कि अकाउंटिंग हमारे डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनी। आज ऐसा क्यों है कि हर बिजनेस और एंटिटी जो है वो अकाउंटिंग करता है। जो अकाउंटिंग है उसकी हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और एडवांटेज, और उसके साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेज भी हमने देखे। आज हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो वो कितने तरीके से की जा सकती है। दो तरीके से अकाउंटिंग होती है। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, सिंगल एंट्री सिस्टम में मतलब एक एंट्री को हम यूज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है, कोई भी जब बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है या अकाउंटेंट को ये दिखता है कि यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो फाइनेंशियल नेचर की है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करता है। तो रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला होता है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो दो सिस्टम होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एंट्री के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम में हम एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको पहले नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ। जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन होता है हमारे बिजनेस में, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तब वहाँ पे दो काम होते हैं, दो चीज़ें एक साथ घटित होती हैं। एक तो जब आप कोई वस्तु देते हैं तभी उसी के बदले आपको कोई चीज़ मिलती है। कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती। जब आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तब आप बदले में कुछ चीज़ अपने घर से लेके जाते हैं, जिसके बदले में आप क्या, वो जो चीज़ आप चाहते हैं वो लेके आते हैं। जैसे नॉर्मली आप अपनी जेब में पैसे डाल के लेके जाते हैं, आपको घर की ज़रूरत का जितना भी सामान चाहिए, अलग अलग ज़रूरत होती है आपकी, और वो अलग अलग जो सामान आप लेके आते हैं वो उस पैसे के बदले ही लेके आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी बुक की ज़रूरत है तो आप शॉप पे जाते हैं और उसको पैसे देते हैं। अगर कोई आपका जानकार है तो आप उसको उधार में अपना नाम भी लिखा के आ सकते हैं, बट आपको भविष्य में वो पैसे देने पड़ेंगे। आ गया समझ में? ठीक है। अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसकी भी आपको एक कीमत चुकानी होती है, जिसे आप समझते हैं ब्याज। और पैसा तो चुकाना ही चुकाना है, उसके साथ आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो बिजनेस के अंदर मुफ्त कोई भी चीज़ नहीं होती। जब एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ आपको उसके बदले में देनी पड़ती है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो जब तक कोई चीज़ आएगी नहीं तब तक कोई चीज़ दी नहीं जाएगी, या जब तक कोई चीज़ ली नहीं जाएगी तब तक कोई चीज़ दी नहीं जाएगी। दोनों ही चीज़ आप एक साथ समझ लें। तो दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक तो कोई चीज़ आ रही है और एक कोई चीज़ जा रही है। तो इसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। हम अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डेबिट और क्रेडिट। अब आपको एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं जो अकाउंटिंग का है। आपने मशीनरी परचेज की है अपने बिजनेस के अंदर, तो अब आ क्या रहा है आप खुद सोचें। आपने मशीनरी परचेज की तो मशीन आ रही है हमारे बिजनेस के अंदर, और जा क्या रहा है, आपने उसको पैसे दिए। अच्छा, पूरे पैसे नहीं दिए हैं तो आप भविष्य में उसको पैसे देंगे। आपने हो सकता है पैसे के बदले उसको कोई प्लॉट दे दिया हो, मशीन काफ़ी महंगी है और पैसे के बदले आपने उसको प्लॉट दे दिया, तो या तो आप उसको पैसा देंगे या पैसे के बराबर की कोई उसको चीज़ दे देंगे। आगे चीज़ समझ में आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने उस मशीन को चलाया तो बिजली का उसने यूज़ किया होगा। उस बिजली का यूज़ किया तो मंथ के एंड में आपके एक बिजली का बिल आया होगा, और उस जो बिजली का बिल आया है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। किसके अंदर? पैसे के अंदर। तो आपने क्या किया? बिजली का यूटिलाइजेशन किया, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है? पैसा देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक चीज आती है और दूसरी चीज दी जाती है, तभी वो पूरी एक ट्रांजेक्शन मानी जाती है। तो एक ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, आने वाली चीज और जाने वाली चीज। तो डेबिट और क्रेडिट, जैसा कि अब आपको थोड़ा फेमिलियर लग रहा होगा कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। चलिए अब हम हमारा डिटेल में पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग is a system of accounting under which both debit and credit aspects of accounting are recorded.
डबल एंट्री सिस्टम जो होता है अकाउंटिंग का, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स जो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उन दोनों का ही प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। ए ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। जब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त उस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये मैं आपको बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, आप कैश परचेज कर रहे हैं। परचेज में आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, जो बिजनेस जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके रॉ मटेरियल को जब वो बिजनेस खरीदेगा उसको बोलते हैं परचेज। तो अब हमारा बिजनेस जो है वो परचेज कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल खरीद रहा है, और वो भी कैसे खरीद रहा है, नगद में खरीद रहा है, पैसा दे के खरीद रहा है, उधार में नहीं खरीद रहा कि 15 दिन बाद 1 महीने बाद पैसे नहीं दूंगा, अभी के अभी पैसे दूंगा और अभी के अभी मुझे माल दे दो, तो उसे बोलते हैं कैश परचेज। गुड्स आर रिसीव्ड, गुड्स तो हमें मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, और बदले में हम देखो क्या दे रहे हैं, रिटर्न कैश इज पेड। आप मुझे क्या दे रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं। तो दो एस्पेक्ट हुए नहीं हुए, रॉ मटेरियल आया है और कैश हमारे बिजनेस से गया है। इन द ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। बोथ दिस एस्पेक्ट्स आर, तो इस इवेंट के अंदर, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर दो काम हुए हैं। वही बात है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, गुड्स आए हैं और कैश गया है। चलिए ठीक है। वन पार्ट दैट इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज डेबिट एंड द सेकंड पार्ट पेमेंट ऑफ कैश इज क्रेडिट। अब रिसीव्ड ऑफ गुड्स को हमने डेबिट क्यों किया और पेमेंट ऑफ कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम जो जनरल के रूल्स हैं उनको पढ़ लेंगे। अभी आपको इसके बारे में सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आप बढ़िए। यहाँ पे पूरा एग्जांपल डिटेल में दिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप जनरल एंट्री के रूल्स पढ़ लें, तब आप जब इन नोट्स को रिवाइज करेंगे तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे गुड्स को हमने डेबिट क्यों किया है और कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया है। चलिए आगे बढ़िए। आप ये नोट्स पढ़ेंगे आगे से। इफ मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, यहाँ से ये चीज आप समझ लीजिए एक बार। जर्नल अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जनरल एंट्री क्या होती है। जब दोनों एक्सपेक्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जनरल के अंदर, उसे बोलते हैं जनरल एंट्री। तो वहां पे दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुए हैं, तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को अपने अपने अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा जनरल के बाद, उसको हम पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर, और लेजर के अंदर हम हर इंडिविजुअल का अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। स्पेशल अकाउंट होता है उनका, उनके नाम से। वहां पे जब हम उसकी पोस्टिंग कर देते हैं, अब जनरल एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स अपने अपने अकाउंट में चले गए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, क्या एक जनरल एंट्री में सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। मान लीजिए आपने जो परचेज किया था उसका पेमेंट आपने आधा कैश किया है और आधा आपने उधार रख लिया है। मतलब आपने 1 लाख का माल जो था वो आपने उसमें 50,000 तो आपने कैश पेमेंट कर दिया और 50,000 आपने उधार दे दिया। तो 50,000 की आपकी क्रेडिटर्स जो हैं वो आपको अकाउंट्स में अलग दिखाने पड़ेंगे, और कैश के अंदर जो 50,000 कम हुए हैं वो आपको अलग दिखाने पड़ेंगे, और जो रॉ मटेरियल आया है वो आपको अलग दिखाना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप देखेंगे, कंपनी देखेंगे, तो हम देखेंगे कि एक एंट्री के अंदर 7 से 8 अकाउंट भी एक साथ इफेक्ट होते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो कितने भी हो सकते हैं। एक जनरल एंट्री से काफी सारे अकाउंट्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इफ मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय ए ट्रांजेक्शन, द सम ऑफ डेबिट एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट एंट्रीज। ऐसा तो हमेशा ही होता है कि डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। जब डेबिट, जितने का माल हमने लिया है उतने की ही वैल्यू की कोई चीज हम देंगे। अब वो आधी अब दे रहे हैं, आधी फ्यूचर में देंगे, तो वो सब चीजें तो अलग है ना, पर डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहता है। Thus on a day total अमाउंट डेबिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिट। तो किसी भी दिन जो टोटल अमाउंट या किसी भी पॉइंट पे, किसी भी दिन या किसी भी पॉइंट पे जो टोटल अमाउंट होता है डेबिट का, वो हमेशा इक्वल होता है टोटल अमाउंट
क्रेडिट का। और यहीं से एक अकाउंटिंग जो मेन थीम है वो आपको यहाँ धीरे धीरे अब आपके सामने आ रही है, आप उसको बस समझते जाइए। Thus we can define डबल एंट्री सिस्टम एज। अब हम इतना पढ़ने के बाद में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम ये कह सकते हैं, द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन। एक ऐसा सिस्टम जो रिकॉर्ड करे और रिकॉग्नाइज करे दो एस्पेक्ट्स को, मतलब दोनों एस्पेक्ट्स को एक ट्रांजेक्शन के। द डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रूव टू बी ए साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रूव करता है अपने आप को कि वो एक पूरा साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, और इसी वजह से जो डबल एंट्री सिस्टम है वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। जो मेन हम अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। It maintains a complete record of each transaction। ये मेंटेन करता है दोनों एस्पेक्ट्स को या फिर कंप्लीट ट्रांजेक्शन को, किसी भी एस्पेक्ट्स को छोड़ता नहीं है ये डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड है, इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ये जो दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, दो फोल्ड्स जो होते हैं, उन दोनों ही को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। द एस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग, एक वो एस्पेक्ट जिसके अंदर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ गिविंग, और एक वो एस्पेक्ट जिसमें हम कुछ दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको आप अच्छे से देख लें कि इस सिस्टम के अंदर एक एस्पेक्ट्स को डेबिट किया जाता है और एक एस्पेक्ट्स को क्रेडिट किया जाता है, और कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है ये कैसे किया जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर, जो अभी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो वीडियो आएगी उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट है, सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। एक ही ट्रांजेक्शन का अमाउंट डेबिट हुआ है और उसी की वैल्यू का या उसी अमाउंट से वो क्रेडिट हुआ है। द टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट। तो इससे होगा क्या, जो टोटल है डेबिट का वो इक्वल होगा क्रेडिट के। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को भी चेक करने के लिए हमें हेल्प कर देता है। कभी कभी एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त 6 का 9 बन जाता है, 1 को इस तरीके से लिखा जाता है कि वो 7 दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की जो एरर है वो नॉर्मली अकाउंटिंग में होती है, तो उसको चेक कर सकते हैं हम, उसको पकड़ सकते हैं। कैसे, जब एक ही अमाउंट को हम दूसरे एस्पेक्ट से वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे कम ज़्यादा हमें मिलेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अमाउंट में कुछ गड़बड़ी है, तो हम उसको जाके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज फॉलोइंग 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में एक डबल एंट्री सिस्टम जो है वो परफॉर्म होता है। पहला होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। सेकंड होता है क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बाय पोस्टिंग दैम टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट एंड देन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, उसकी पोस्टिंग की जाती है ट्रायल बैलेंस में। जो अगर हम पहला ट्रांजेक्शन ले जिसके अंदर 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए थे, परचेज हुआ था रॉ मटेरियल का और कैश का पेमेंट हुआ था, तो अब इन दोनों ही, तो इस ट्रांजेक्शन के जो 2 अकाउंट्स हैं उन दोनों की पोस्टिंग होगी लेजर के अंदर। लेजर के अंदर एक अकाउंट मैंने बना रखा है कैश अकाउंट के नाम से, एक मैंने बना रखा है परचेज अकाउंट के नाम से। तो परचेज के अंदर तो मैं परचेज की पोस्टिंग कर दूंगा और कैश के अंदर मैं कैश की पोस्टिंग कर दूंगा। इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना। और इसके बाद में लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद में मैं बनाता हूं मेरा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर अर्थमेटिक एक्यूरेसी, क्या मैंने कोई अकाउंट्स में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, कुछ लिखने में तो गलत नहीं कर दिया, किसी एस्पेक्ट को मैं लिखना भूल तो नहीं गया कि परचेज की तो मैंने एंट्री कर दी पर उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो था कैश की मैं एंट्री करना भूल गया, कहीं ऐसी गलती ना हो। तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूं, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। जितनी भी बुक्स हमने बनाई थी उसको साल के एंड में हम उसको क्लोज कर देते हैं और क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो ये सारे क्या रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं।
अब एडवांटेज पढ़ लीजिए। एडवांटेज आप जनरल अब समझ जाएंगे। साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइंटिफिक सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कंप्लीट नॉलेज हमें मिल रही है, जहां एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम होता है, फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, उसे बोलते हैं साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। थर्ड है अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड, कभी अगर गलती से कुछ न्यूमेरिकल एरर हो जाए, किसी अमाउंट को लिखना भूल जाएं, किसी अमाउंट को गलती से ज़्यादा लिख दें या कम लिख दें, वो पकड़ सकते हैं हम। फोर्थ है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है अकाउंट का, वही हमें साल के एंड में या पॉइंट ऑफ द टाइम पे हमें एग्जैक्ट बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। फुल डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट के पास फुल डिटेल्स रहती है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। जो अकाउंट्स मैनिपुलेशन होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग आप अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो ही वो वैलिड होंगे कोर्ट्स के अंदर, आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम आधा अधूरा सा सिस्टम होता है और डबल एंट्री सिस्टम अपना पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स को काफ़ी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। लास्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन, हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें मिस एप्रोप्रिएशन और फ्रॉड का या कोई मिस्टेक का, इन सब का ही टाइमली पता चल जाता है और हम उसके कॉज भी ढूंढ लेते हैं और एग्जैक्ट उस पॉइंट को भी ढूंढ लेते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस पॉइंट तक पहुंच ही जाते हैं। लास्ट पढ़ते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर इसको बोल दो सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर उसको बोल दो सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आप एक बार नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा समझने के लिए वैसे कुछ है नहीं, जितना डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा उतना इसमें होता ही नहीं है कुछ समझने वाला। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और जनरली किस एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, पैसे को लेके कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा पर्सन उधार माल लेके जा रहा है, तो आप जनरली दो टाइप की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, या फिर जो आदमी आया है वो कितने रुपए का माल हमारे से लेके गया है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी हम हमारे रिकॉर्ड में लिख के रखते हैं। तो हाफ ये रिकॉर्डिंग होती है एक तरीके से। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स हमेशा रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब एक इवेंट हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुई, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर कोई आदमी माल उधार लेके गया तो आपने सिर्फ एक साइड में लिख दिया है, अपने जो अकाउंट्स है उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि मिस्टर राम आया और 20,000 का माल ले गया, बस। और अगर 15 दिन 20 दिन के बाद में वो राम आता है और आपको पैसे देके चला जाता है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पे उसको काट देंगे एक तरीके से, या फिर नीचे लिख देंगे कि राम ने पैसे दे दिए या पैसा आया राम से, बस काम खत्म। तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती यहाँ रिकॉर्ड की। अगर आप किसी पॉइंट पे चाहें कि राम, आपने लिख रखा है कि राम आया 20,000 का माल ले गया, राम आया 15 दिन के बाद में फिर 10,000 का माल ले गया, फिर राम ने 5,000 रुपये वापस दे दिए, फिर इस तरीके से आपने एक एस्पेक्ट ही लिख रखा है। अगर मैं बोलूं कि जनवरी एंड में, जनवरी 31 जनवरी को हम राम में कितना पैसा मांगते हैं, तो वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि राम कहाँ पे आया है, राम ने कब हमें पैसा दिया है, राम को माल हमने कितने तारीख को दिया है, वो सब फिर अलग से लिख के फिर आपको निकालना पड़ेगा। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑन स्पॉट जो राम का अकाउंट है, जो लेजर के अंदर हमने बना रखा है, आप देखेंगे और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि राम में हम कितना पैसा मांगते हैं। तो ये फैसिलिटी सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होती। ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है, इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। चलिए देख लीजिए आप।
account from incomplete record or single entry system of recording transaction in the books of account may be defined as an incomplete double entry system। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो इनकम्प्लीट रूप होता है हम उसके तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। इस सिस्टम में सभी ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन को तो डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ को नहीं कर रहे। जैसे कि बड़े ट्रांजैक्शन हुए कि आपने अपने बिजनेस में एक बड़ी मशीन परचेज कर ली या कोई एक बड़ा पेमेंट किया है, उस केस में तो आपने उसको डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे रिकॉर्ड कर लिया। और जो छोटे ट्रांजेक्शन है उसको आप क्या कर रहे हैं, सिंगल एंट्री के बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ जो होता है ना, आधा अधूरा जो मैनेजमेंट होता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। In some transactions, both aspects of the transactions are recorded। कुछ केसेस में दोनों जो एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजेक्शन के उनको रिकॉर्ड किया जाता है। While in other, either one aspect is recorded or not recorded at all। ये देख लीजिए आप कि या तो उसके सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है या फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, ठीक है। सिर्फ मेमोरी बेस पे याद कर लेता है वो पर्सन और ध्यान रखता है बस उस चीज का। Instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash books are maintained under this system। तो स्पेसिफिकली हर नाम से जो हमें इंपॉर्टेंट हेड्स होते हैं उनके नाम से अकाउंट्स नहीं बनते। एक या दो टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। एक तो होता है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो पर्सन्स आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर हमसे व्यापार करने के लिए, हम उनके नाम से अकाउंट को मेंटेन करते हैं। और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे, सब निश्चिंत रहें आप। तो अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। और कैश बुक मेंटेन करेंगे। द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। तो इस सिस्टम के अंदर, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं, इसलिए रिलायबल नहीं होते। हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम सभी रिलेटेड पार्टीज को क्या करते हैं, टाइम पे पहुंचाते हैं। तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की एक हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि वो रिलायबल होनी चाहिए। और अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो वो एक डिफॉल्टी सिस्टम है, इसके द्वारा दी गई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती। तो हम ऐसे सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे कि जब वो इन्फॉर्मेशन ही रिलायबल नहीं निकाल के दे रहा है। Since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, it is not possible to prepare trial balance। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनता वहां पे है जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल मैच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड ही किसी का तो डेबिट कर रहे हैं और किसी का क्रेडिट कर रहे हैं, तो आप मैच कैसे करेंगे? एज ए रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। तो आप देख लीजिए कि फिर बनेगा ही क्या? जो मेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें देती है वो क्या देती है? प्रॉफिट की जानकारी देती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है एट ए मोमेंट, जिस वक्त हम वो अकाउंट बना रहे हैं उस वक्त। ये भी बात हमें पता नहीं चलेगी, तो आधी अधूरी सी जानकारी मिलेगी। ऐसी जानकारी हमारे ज्यादा कोई काम की नहीं होती। तो क्या सिंगल एंट्री सिस्टम बिल्कुल ही बेकार है? ऐसा भी नहीं है। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे पार्टनरशिप फर्म है या छोटी शॉप्स हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम में आप देख रहे हर एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करो, फिर उनकी लेजर में पोस्टिंग करो, उसके बाद में आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो इतना ताम झाम की उनको जरूरत ही नहीं होती। अगर एक कोई पर्सन है, जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा, अगर कोई टेलर की शॉप चला रहा है तो उसके जितने कस्टमर है उनको वो बाय फेस जानता है। अगर कोई उसको माल उधार लेके भी गया है, अगर कोई स्टिचिंग करवा के गया है और उसने बोला मैं 2-3 दिन में आके पैसे दे जाऊंगा, तो वो नॉर्मली उसको याद रख लेगा। और अगर उसको वो लिखेगा भी तो बस लिख लेगा कि हाँ फलाना फलाना आया था, मिस्टर राम आए थे और इतने रुपए का पेमेंट बाकी है, और जब आएगा तब उसके ऊपर ही कांटा लगा देगा बस। तो जरूरत के हिसाब से आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप देखें, एक स्टैंडर्डाइज जो सिस्टम है वो तो है डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप अपने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं या स्टैंडर्डाइज वे में अकाउंटिंग करना चाहते हैं, उस वक्त आपको डबल एंट्री सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा।
और सिंगल एंट्री सिस्टम की अपनी विशेषता ये है कि वो नॉर्मल जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जो डे टू डे ऑपरेशन करते हैं, जिनका टर्नओवर काफ़ी कम है, ट्रांजैक्शन काफ़ी कम होती है, वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम वो से काम चला लेते हैं अपना। तो हमारा यहाँ पे बेसिक जो फंडामेंटल जो वीडियो है, ताकि आपको समझ में आए कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा हमारा, जो है जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, अभी इन वीडियोस में भी मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जो मैंने बिजनेस स्टडी का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बनाए थे, उसके अंदर भी मैं टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ। उन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, हम पूरा डिटेल में इनको जानेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो से जब हम आगे बढ़ेंगे, जनरल एंट्री सीखेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आने वाले वीडियोस के अंदर। सितंबर के अंदर डेट है, हमें टाइमली इन चीज़ों को पूरा भी करना है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली कम से कम एक वीडियो तो आपको मिल ही जाए। तो अगर आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मन लगा के पढ़ते रहिए और बस तैयारी को ज़ोरों शोरों पे रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।